पिछले 2 दिन में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनमें से कुछ एस्केलेशन की तरफ इशारा करती हैं तो कुछ डी एस्केलेशन की तरफ। इंडिया ने पाकिस्तान के टोटल 8 एयर बेसिस को तबाह कर दिया है, जिसमें से 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इन चारों की अगर हम बात करें तो उनमें से एक ऐसा था जो उनकी मिलिट्री का सबसे इंपॉर्टेंट एयर बेस था, जहां से उनकी मिलिट्री की सबसे ज्यादा मूवमेंट होती है। इन बेसिस के नाम देखते हैं। पहला एयरबेस है रफीकी एयरबेस, जो शोरकोट में है। यहाँ पे JF-17 पोजीशन है, वो एयरक्राफ्ट जो पाकिस्तान ने चाइना से खरीदा है और जिसके ऊपर पाकिस्तान को बहुत गर्व है और उनको लगता है कि ये इंडिया के सारे एयरक्राफ्ट को मार गिरा सकता है। दूसरा है मुरीद एयरबेस, जहां पाकिस्तान के UAVs डिप्लॉयड हैं। वही UAVs जो पिछले 3-4 दिन से हमें तंग कर रहे हैं, बार बार हमारे एयर स्पेस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इससे अगला एयरबेस है नूर जहां एयरबेस, चकलाला, रावलपिंडी में। ये है पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट एयरबेस, जहां से इनकी मिलिट्री की सारी VIP मूवमेंट होती है। पाकिस्तान के अंदर आने वाले एम्बेसडर्स तक भी इसी एयरपोर्ट से मूव करते हैं और ये पाकिस्तान में वहां लोकेटेड है जिसे पाकिस्तान अपना दिल कहता है, रावलपिंडी, जहां मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स हैं। इसके अगला एयरबेस है रहीम यार खान एयरबेस, जो कि साउथ पंजाब में बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्लानिंग होती है ऑपरेशंस की। ऑपरेशंस प्लान करने का काम पाकिस्तान यहीं से करता है। इससे अगला है सुकुर एयरबेस भोलारी, जो सिंध में है। यहाँ पे F-16 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के ट्रेडिशनली डिप्लॉयड रहे हैं। इससे अगला है चुनिया एयरबेस लाहौर, जो बिल्कुल फ्रंट लाइन स्क्वाड्रन है, इंडिया के बॉर्डर के बिल्कुल पास है। यहाँ से फास्टेस्ट डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ कर सकता है। उससे अगला है एविएशन बेस सियालकोट, जहाँ पे इंडिया ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट बनाया। और उसके बाद लास्ट में है रडार साइट पसरूर, जहाँ पे इंडिया ने रडार स्टेशन को निशाना बनाया। अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसके बाद 2 एयरबेस और ऐड हो चुके हैं कुछ ही टाइम पहले, जो अभी तक इंडिया ने अनाउंस नहीं किए हैं। उनमें से एक का नाम है शाहबाज एयरबेस, जो जकोबाबाद में है, जहां पाकिस्तान के F-16 डिप्लॉयड हैं। और दूसरा है बुलारी एयरबेस, जो कि पाकिस्तान के हैदराबाद में है। और यहाँ पे पाकिस्तान के एयर अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट पोजिशन हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट होते हैं, जो सबसे पहले मूवमेंट के बारे में बताते हैं कि दुश्मन के एयरक्राफ्ट कहाँ से आ रहे हैं और उनकी पूरी रडार पिक्चर प्रोवाइड करते हैं। ये वाले एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के बुलारी एयरबेस के अंदर बेस्ड हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया की पाकिस्तान में ये दूसरी एयर स्ट्राइक थी और इंडिया अब दुनिया का पहला ऐसा कंट्री बन गया है जिसने किसी न्यूक्लियर पावर्ड नेशन के अंदर जाकर एयर स्ट्राइक्स की हों और अलग अलग शहरों में एयर रेड्स को अंजाम दिया हो। ऐसा जज्बा आज तक किसी और कंट्री ने नहीं दिखाया। इस अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अपनी फुल एयर सुपीरियॉरिटी एस्टैब्लिश कर दी है। इस बार पाकिस्तान किसी भी एयर स्ट्राइक को छुपा भी नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ये सारी एयर स्ट्राइक्स शहरों के अंदर थी और इनके मल्टीपल वीडियोस रिकॉर्डेड थे। इसलिए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताना पड़ा कि हाँ, यहाँ पे एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा बताया कि कोई लॉस नहीं हुआ, जबकि एक्चुअल कंडीशन ऐसी नहीं है। इंडिया की इन एयर स्ट्राइक्स के बाद उनकी आवाम के सामने उनकी एयरफोर्स की इज्जत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब उनकी आवाम को ये समझ आने लगा है कि इंडिया कभी भी आकर उनके कंट्री के किसी भी शहर में एयर स्ट्राइक कर सकता है और किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाने पर ले सकता है। क्योंकि आज तक उनकी आवाम को लगता था कि उनकी एयरफोर्स वर्ल्ड क्लास है, लेकिन अब सच का सामना उनकी आवाम के लिए हो चुका है। इन स्ट्राइक्स में एक और स्पेशलिटी थी, वो थी कि जो बेसिस टारगेट किए गए हैं वो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से बहुत दूर है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक रावलपिंडी है, रावलपिंडी इंडिया के बॉर्डर से काफी दूर पड़ता है। तो इससे उनकी पब्लिक को ये भी समझ में आ गया कि इंडिया कितना भी अंदर आ सकता है। ऐसा नहीं कि हम बॉर्डर के ही टारगेट्स को ले सकते हैं, हम बॉर्डर के अंदर, हम अफगानिस्तान बॉर्डर तक जाके पाकिस्तान के अंदर टारगेट्स को ले सकते हैं और उनके ऊपर एयर रेड्स कर सकते हैं, उनके ऊपर एयर स्ट्राइक्स कर सकते हैं। अगर हम इंडिया के अब तक के सारे ऑपरेशंस को एक साथ देखें तो पहला ऑपरेशन जो इंडिया ने इस सीरीज में किया था वो था टेररिस्ट के हेडक्वार्टर्स के ऊपर, जहां पे टेररिस्ट के मेन हेडक्वार्टर उड़ा दिए गए थे। उसके बाद हमने इनके एयर डिफेंसेस उड़ाए और अब हमने इनके एयर बेसिस उड़ाने शुरू कर दिए हैं, जहां से पूरी इंडिया के खिलाफ प्लानिंग होती है। और इस बार आपने नोटिस किया होगा कि पाकिस्तान ने कोई फॉल्स क्लेम भी नहीं किए। पिछली बार इन्होंने क्लेम किया था इन्होंने इंडिया के इतने प्लेन उड़ा दिए, इस बार ही ऐसा कोई क्लेम कर ही नहीं पाया क्योंकि गुंजाइश ही नहीं बची। जब एयरफील्ड ही नहीं बचे आपके अपने, तो आपने दुश्मन के क्या ही एयरक्राफ्ट उड़ाए होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनकी आवाम के लिए सच का सामना वाली एयर स्ट्राइक थी। और इसके अलावा पाकिस्तान में जो लोग बैठकर न्यूक्लियर धमकी देने का काम करते थे, अभी वो नजर नहीं आ रहे हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स ही खत्म हो गई है, नहीं, इनकी एयरफोर्स लगड़ी हो चुकी है और बेइज्जत हो चुकी है। अब इनकी फौज के पास टोटल 3 ऑप्शन बचे हैं। पहला ऑप्शन है डी एस्केलेशन, जिसके लिए इनके ऊपर बहुत सारा इंटरनेशनल प्रेशर इस टाइम पे बन रहा है। दूसरा ऑप्शन इनके पास है एक और बेइज्जती करवा के फिर डी एस्केलेशन।
अगर ये चाहेंगे तो इंडियन मिलिट्री इनको निराश नहीं करेगी। तीसरा ऑप्शन इनके पास है एस्केलेशन। अगर ये एस्केलेशन करते भी हैं तो भी फाइनली इनको बेइज्जती ही करवानी पड़ेगी। यानी कि तीनों ऑप्शन में एक ही चीज कॉमन है, वो है बेइज्जती। आमतौर पे जिसकी बेइज्जती होती है वो इंसान चुल्लू भर पानी में डूब जाता है। इनका हमने पानी भी बंद कर दिया है। खैर, अब हम सीरियस नोट पे ये डिस्कस करते हैं कि इस टाइम पे एस्केलेशन और डी एस्केलेशन को लेकर क्या क्या एफर्ट्स या क्या क्या ऑप्शन सामने आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं डी एस्केलेशन की, तो पाकिस्तान के एयर बेसिस पर अटैक होने के बाद से इनके देश में जितने भी समझदार लोग हैं अब वो धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं और वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं इनकी गवर्नमेंट को, इनकी आर्मी को, कि इंडिया के साथ डिफ्यूज करना इस टाइम पे बेटर ऑप्शन है। अगर ये एस्केलेट होगा तो ये पूरे तबाह हो सकते हैं। इसके अलावा यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने भी इनके आर्मी चीफ आसिम मुनीर को डायरेक्टली कांटेक्ट किया है, डायरेक्टली बात की है, जो कि फर्स्ट टाइम हुआ है जब से कॉन्फ्लिक्ट हुई है, और इनको इमीडिएटली डी एस्केलेट करने के लिए उन्होंने भी बोला है। यूएसए के अलावा सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, फ्रांस, ये सब कंट्रीज भी कंटिन्यूसली पाकिस्तान के साथ टच में हैं और उनको डी एस्केलेट करने के लिए बार बार कन्विंस कर रहे हैं। इसके अलावा एक अनकंफर्म न्यूज ये भी आ रही थी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फर्स्ट टाइम एक डायरेक्ट फोन कॉल हुई है जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया के साथ मीटिंग रिक्वेस्ट की है। वैसे अगर हम एयर रेड्स की बात करते हैं तो ये इसलिए की गई थी क्योंकि कल रात को पाकिस्तान ने इंडिया की मेजर सिटीज को अपनी हाई स्पीड मिसाइल्स के साथ टारगेट पे ले लिया था। अगर वो ऐसा करेंगे ही तो ऑफ कोर्स इंडिया को रिटेलिएट करना पड़ेगा। इनमें से कोई भी मिसाइल हिट नहीं हुई क्योंकि हमारे देश में सुदर्शन चक्र नाम का एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है जिसमें मल्टीपल वेपन्स, एयर डिफेंस वेपन्स जो हैं वो इंटीग्रेटेड हैं, और बदले में इंडिया को रिटेलिएट करना ही था, तो इसलिए हमने इनकी मल्टीपल सिटीज के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करके रिटेलिएट किया है। और इनको यहाँ पे ये मैसेज देना भी जरूरी था, अगर आप हमारे दिल्ली जैसे शहरों को टारगेट पर लेने की सोचोगे भी तो रावलपिंडी हमारे लिए बहुत ज्यादा दूर है नहीं। अब अंदर से पाकिस्तान की आवाम ये समझ गई है कि ऑनलाइन इंडियन से जितना पंगा लेना है ले लो, लेकिन ऑफलाइन ये काम करना सेफ नहीं है। इंडिया ने इस पूरे सफर के दौरान एक चीज बहुत अच्छी की कि बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें ये क्लियरली मैसेज दिया कि इंडिया जो है यहाँ टेररिस्ट के पीछे आया था, वॉर के लिए नहीं। वॉर यहाँ हमारे ऊपर पाकिस्तान ने थोपी है और हमें वॉर से कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये हमारे ऊपर थोपी जाएगी। इसके अलावा इंडिया ने एक और अनाउंसमेंट किया है कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर, यानी कि कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हमारे देश पे होगा तो उसे हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और ऐसी ही पनिशमेंट पाकिस्तान को देंगे। तो ओवरऑल अगर हम प्रोग्रेस को देखते हैं तो इंडिया ने टेररिस्ट के सेफ हेवंस उड़ा दिए हैं, रिसेंटली आर्मी ने उनके लॉन्च पैड भी उड़ा दिए हैं, हमने पाकिस्तान के एयर बेसेस भी उड़ा दिए हैं और उनके एयर डिफेंसेस को काफी हद तक हमने खत्म कर दिया है। अब सारी बात पाकिस्तान के डिसीजन के ऊपर है कि पाकिस्तान की आर्मी इस टाइम पे क्या डिसाइड करती है। वैसे पाकिस्तान की आर्मी के लिए इस टाइम डिसीजन लेना काफी मुश्किल है क्योंकि उनकी अपने देश में काफी बेइज्जती हो चुकी है। उनकी आवाम को ये समझ आ चुका है कि इंडिया कभी भी आके एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में कर सकता है और पाकिस्तान की फोर्सेस उसमें कुछ नहीं कर पाएंगी। इंडिया ने अपनी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत क्लियर कट मैसेज दिया था कि इंडिया वांट्स डी एस्केलेशन, लेकिन तब जब पाकिस्तान उसको ऑनर करे। देखना ही होगा कि पाकिस्तानी आर्मी फाइनली क्या डिसाइड करती है कि उन्हें एस्केलेट करना है या डी एस्केलेट करना है। फाइनल डिसीजन उनके पास है। अगर वो एस्केलेट करेंगे तो भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, डी एस्केलेट करेंगे तो सिचुएशन डिफ्यूज हो सकती है और सीज फायर यहाँ पे करवाई जा सकती है। लेकिन एक बात हमें यहाँ याद रखनी चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चाहे सीज फायर हो चाहे ना हो, चाहे एस्केलेशन हो चाहे डी एस्केलेशन, लेकिन बलोचिस्तान कंटिन्यूअसली तब तक जलता रहेगा जब तक कि बलोचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं बन जाता। मिलता हूं आपके साथ अगली अपडेट के साथ। जय हिंद।